हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजनीति शास्त्र को लेकर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और फिर चर्चा करेंगे क्लास 11वीं के पहले अध्याय की। लेकिन पहले अध्याय को पढ़ने के लिए खास करके जो बच्चे 10th से 11th में गए हैं और उन्होंने अगर अपने सब्जेक्ट के तौर पर पोल साइंस को चूज किया है तो यहाँ पर आपको कुछ बेसिक जानकारियां हो जानी चाहिए। और इन बेसिक जानकारियों को सीखने और समझने के लिए ये आवश्यक है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये सारी जानकारियां आप तक सही सलामत और स्टेप बाय स्टेप कंसेक्यूटिव फॉर्म में सिस्टमैटिक पहुंचती रहे। तो आइए चलते हैं क्लास की ओर और ये सीखते हैं कि राजनीति शास्त्र को लेकर यहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं राजनीति शास्त्र की तो हर विषय को पढ़ने के पहले विषय के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि राजनीति शास्त्र क्या है। जब हम कक्षा 6ठी को स्टार्ट करते हैं उस समय भी हमें पोल साइंस पढ़ना होता है। 6ठी क्लास के पहले भी हमें पोल साइंस पढ़ना होता है, लेकिन वो नागरिक शास्त्र के फॉर्म में होता है, सिविक्स के फॉर्म में होता है। सिविक्स ही आगे के क्लासेस में राजनीति शास्त्र के रूप में रूपांतरित होती है। लेकिन राजनीति शास्त्र जो है वो दो अलग अलग शब्दों से बना है। पहला शब्द है राजनीति और दूसरा शब्द जो है वो है आपका शास्त्र। राजनीति का तात्पर्य क्या होता है ये जानने के लिए हमें कुछ चीजों की बारीकियों को समझना जरूरी है। राजनीति का तात्पर्य होता है राज्य में घटित होने वाली घटना। राज्य में घटित होने वाली घटनाओं को हम राजनीति कहते हैं। राज्य में घटित होने वाली घटना, होने वाली घटना। अब किसी भी राज्य में घटित होने वाली घटना क्या होती है ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उसके साथ ही राज्य और राष्ट्र के बीच का अंतर समझ लीजिए, क्योंकि भारत अपने आप में एक राष्ट्र है। राज्य कहने का तात्पर्य होता है एक निश्चित भूभाग जिसमें किसी एक विचारधारा के लोग निवास करते हैं, उसे राज्य की संज्ञा दी जाती है। अगर हम बात बिहार की करें, उत्तर प्रदेश की करें, तमिलनाडु की करें, हैदराबाद की करें, तो ये सारे के सारे जो है वो अपने आप में राज्य हैं। लेकिन बात अगर राष्ट्र की आती है तो हर एक राष्ट्र के अंतर्गत निश्चित भूभाग होता है जिनके विचार भी एक जैसे होते हैं, लेकिन फिर भी पृथकता होती है। और ये पृथकता होती है उनके राष्ट्रीय पहचान की, उनके राष्ट्रीय प्रतीक की। तो अगर हम बात भारत राष्ट्र की करते हैं तो भारत राष्ट्र के पास अपना एक लिखित संविधान है। भारत राष्ट्र की अपनी एक जो है वो राष्ट्रीय पहचान है, राष्ट्रीय मुद्रा है, राष्ट्रीय विकास योजना है और ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय प्रतीकों को प्रतिबिंबित करती है, जिस कारण हम भारत को राष्ट्र का नाम देते हैं। तो राष्ट्र और राज्य के बीच का अंतर अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो राज्य या राष्ट्र में घटित होने वाली घटनाएं राजनीति का रूप लेती हैं और राजनीति कही जाती हैं। तो राज्य में घटित होने वाली घटनाएं होती क्या क्या है, तो वो घटनाएं क्या क्या हो सकती हैं भाई? सामाजिक हो सकती हैं, सामाजिक यानी सोशल बेस पे सामाजिक हो सकती हैं, ये घटनाएं सामाजिक होती हैं। दूसरी कंडीशन आर्थिक होती हैं। तीसरी सांप्रदायिक होती हैं। चौथी जो बहुत ही सेंसिटिव है, धार्मिक घटना। और लास्टली फिर से राजनीति को प्रतिबिंबित करने वाली राजनीतिक घटनाएं। यहां पर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलते हैं, जैसे कि राजनीतिक घटना, सामाजिक घटना क्या है, आर्थिक घटना क्या है, सांप्रदायिक घटनाएं, धार्मिक घटनाएं और राजनीतिक घटनाएं क्या क्या हैं। यहाँ पर हम थोड़े से एग्जाम्पल के साथ समझ के चलते हैं।
अगर हम बात सामाजिक घटना की करते हैं तो सामाजिक आधार पर या समाज के आधार पर हमारा पूरा का पूरा भारत ही नहीं, विश्व के जितने भी देश हैं वो अलग अलग समाज के रूप में बटे हुए हैं। सब जगह रहने वाले लोगों के पृथक समाज की मानसिकताएं अलग होती हैं, विचारधाराएं अलग होती हैं, और जब ये एक दूसरे के विपक्ष में खड़े होते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होते हैं, तो सभी अपने अपने मापदंडों के आधार पर अपने विचारों को प्रतिबिंबित करते हैं, विचारों को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। और ऐसी कंडीशन में तकरार होना या वाद विवाद होना, प्रतिस्पर्धा होना एक सामान्य सी बात है। अगर यही प्रतिस्पर्धा सामान्य तरीके से सिर्फ और सिर्फ विचारात्मक हो तो कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी तरह के किसी अन्य घटनाओं को संपादित होने की। लेकिन अगर यही घटनाएं जो कि विचाराधीन होने से कहीं ज्यादा प्रबल हो जाती हैं तो एक जटिल समस्या का रूप धारण कर लेती हैं, जिन्हें राजनीतिक या राजनीति के अंतर्गत ही सुलझाया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। तो हर एक समाज में कुछ ना कुछ मापदंड होते हैं, कुछ ना कुछ विचार होते हैं जिनकी प्रतिस्पर्धाएं निरंतरता के साथ चलती रहती हैं। अगला कॉन्सेप्ट आता है आपके आर्थिक की। तो समाज का वर्गीकरण सिर्फ और सिर्फ उनकी शैक्षणिक योग्यता हो या उनके विचारों के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी आर्थिक संपन्नता के आधार पर भी होता है। जैसा कि हम पहले के समय से देखते चले आए हैं कि समाज का वर्गीकरण सिर्फ और सिर्फ वर्ण के आधार पर नहीं किया जाता, जाति, कुल या फिर गोत्र के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि आर्थिक संपन्नता के आधार पर भी किया जाता है, जिसके आधार पर कि किसी भी व्यक्ति की आर्थिक आमदनी कितनी है, आर्थिक स्टेबिलिटी कितनी है, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी कितनी है, उसके आधार पर व्यक्तियों को, जनता को या प्रजा को तीन अलग अलग स्तरीकरण में बांटा जाता है, जिसमें हम उच्च वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग या मध्यम वर्ग के लोग लेते हैं, जो उनके अपने इकोनॉमिकल कैपेसिटी के हिसाब से या फिर प्रति व्यक्ति आमदनी के हिसाब से प्रदर्शित किए जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जहां पर भी ये उतार चढ़ाव ज्यादा होता है वहां पर समस्याएं अपने आप उत्पन्न होना चालू हो जाती हैं, और ये अपने आप में एक राजनीतिक घटना का स्वरूप होती हैं, जो कहीं ना कहीं समस्याएं भी पैदा करती हैं और उनका निवारण भी बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। अगली बारी आती है सांप्रदायिक घटनाओं की। तो सांप्रदायिक घटनाएं कहने का तात्पर्य यह है कि जब राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के सापेक्ष आ जाए। वैसे तो हमारे संविधान में इस बात की चर्चा की गई है कि राज्य में धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा या धर्म में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन फिर भी कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब दोनों ही एक दूसरे के सापेक्ष आ जाते हैं और वहां पर परिस्थितियां थोड़ी सी विकट हो जाती हैं, तो ये सारे मुद्दे या ये सारी घटनाएं सांप्रदायिक मानी जाती हैं। अगली बारी जो है वो है इस बात को जानने की कि धार्मिक मुद्दे क्या हैं। आपको ये बात पता है कि हमारे संविधान में जब अधिकारों की चर्चा की गई है तो उसमें धर्मनिरपेक्षता को भी सर्वोपरि रखा गया है कि धर्मनिरपेक्षता हमारे अधिकारों में से एक अधिकार होगा। इसके अंतर्गत भारत का एक स्वतंत्रता गेनर होने के बाद, यानी कि जिस समय हमें स्वतंत्रता मिली उस समय परिस्थिति बड़ी ही विकट थी, यानी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की कीमत पे हमें आजादी मिली थी। और ऐसी कंडीशन में अगर हम हर एक वर्ग को, हर एक धर्म जात व्यवस्था को अगर पूरी तरीके से महत्वता नहीं प्रदान करते तो शायद स्थिति और ज्यादा विकराल होती और ज्यादा कठिन होती। इसलिए यहाँ पर एक अनिवार्यता रखी गई कि हमारा देश किसी भी धर्म को प्रतिबिंबित नहीं करेगा, बल्कि हर एक धर्म को समान दर्जा दिया जाएगा। इसके आधार पर भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया गया। अगर बात धर्म के मुद्दे की कर लेते हैं तो हर व्यक्ति धर्म के आधार पर अपने आप में कहीं ना कहीं स्वार्थी बन जाता है, और अगर स्वार्थ पूरी तरीके से प्रतिबिंबित होने लगे, पूरी तरीके से एक्सप्लोर होने लगे, तो वहां पर मुद्दे कभी कभी सकारात्मक की जगह नकारात्मक हो जाते हैं, जिसका कुप्रभाव हमें देखने को मिलता है और कई बार देखने को मिला भी है इतिहास में भी। तो ये घटनाएं जो है वो धार्मिक घटनाओं के अंतर्गत आती हैं, चाहे वो धर्म के आधार पर कोई नए रीति रिवाज को लाना हो, किसी नए मंदिर मस्जिद या फिर किसी भी तरह के धार्मिक संस्थानों का निर्माण करना हो, या फिर धार्मिक शिक्षा को प्रदत्त करवाने की व्यवस्था करनी हो, ये सारे के सारे मुद्दे आपके धार्मिक घटना के अंतर्गत आते हैं। वहीं पर राजनीतिक घटना यानी कि जो भी प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है उनसे लाया जाने वाला कोई नया बदलाव कहीं ना कहीं लोगों के बीच में कहीं सकारात्मक विचार धारण करता है तो कहीं पे नकारात्मक, कहीं पे वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है।
तो हम किसी भी पक्ष को अनदेखा नहीं कर सकते, चाहे उसका परिणाम सकारात्मक हो, नकारात्मक हो या निष्क्रियता के रूप में हो। ये सारी घटनाएं आपकी राजनीति के अंतर्गत आती हैं, जिसे हम राजनीतिक घटनाओं का रूप देते हैं। तो राज्य में घटित होने वाली घटनाएं राजनीतिक घटनाओं के अंतर्गत आती हैं। अगर हम एक ऐसे अध्ययन क्षेत्र की बात करते हैं जिसमें हम राज्य के अंतर्गत घटने वाली घटनाओं की बात करें, तो हम उसे राजनीति का नाम देते हैं। अब अगर राजनीति से संबंधित अध्ययन को विषय क्षेत्र बना दिया जाए, जिसमें हम तथ्यगत बातों का अध्ययन करें, तो उसे राजनीति शास्त्र का नाम दिया जाता है। वहीं पे एक शब्द और है जो कि आप राजनीति शास्त्र के ही साथ पढ़ते हो, और वो है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान कहने का तात्पर्य हो जाता है कि अगर आप राजनीति के तथ्यगत अध्ययन को प्रयोगात्मक या अन्वेषण रूप में लेना चालू कर दो, यानी कि उसका प्रयोगात्मक अध्ययन करना चालू कर दो, तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति शास्त्र नहीं बल्कि क्या बन जाता है, ये बन जाता है राजनीति विज्ञान, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस से के नाम से जानते हैं। ये डिफरेंसेस आपको समझना बहुत जरूरी है। राजनीति शास्त्र को पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता है, वहीं राजनीतिक विज्ञान को पॉलिटिकल साइंस के नाम से जाना जाता है। तो ये डिसाइड कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप यहाँ पर सिर्फ तथ्यगत बातों को पढ़ रहे हो, सिद्धांतों को पढ़ रहे हो, या फिर उन सिद्धांतों का अन्वेषणात्मक रूप में, या फिर विवरण के रूप में, या फिर आप प्रयोगात्मक अध्ययन कर रहे हो। अगर ये तीनों ही व्यवस्थाएं आपके अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आ रही हैं, तो वो मात्र राजनीति शास्त्र नहीं बल्कि राजनीतिक विज्ञान है। और यहाँ पर 11वीं कक्षा की जो आपकी किताब है, जिसमें आप पहला अध्याय संविधान क्यों और कैसे पढ़ने वाले हो, इसमें अध्ययन सिर्फ और सिर्फ तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर नहीं है, बल्कि इससे आपकी भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, जिसमें आप प्रयोगात्मक अध्ययन और उदाहरण के साथ इनको प्रस्तावित करने वाले हो। तो आइए अगला टॉपिक जो हम इसके साथ ही लेकर चलने वाले हैं, वो टॉपिक होने वाला है आपका संविधान। और संविधान के पूर्व हम सबसे पहले अपने भारत में प्रशासनिक व्यवस्था के तरीके यानी कि लोकतंत्र को प्रस्तावित करके ही हम संविधान की तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत जैसे विशाल देश में जब तक अंग्रेजों का शासन रहा है, जबकि मैं यहाँ पर एक चीज क्लियरिटी के साथ बता देना चाहती हूँ, जब आप अपनी किताब को पढ़ोगे, खास करके हिस्ट्री के चैप्टर को जो कि 11th का ही है, जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इतना बड़ा भारत देश पूरे किसी भी ब्रिटेन से या फ्रांसीसियों के द्वारा या पुर्तगालियों के द्वारा गुलाम नहीं बनाया गया, बल्कि भारत पर शासन करने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ब्रिटिश बिजनेस कंपनी थी, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, और उसने हमें लगभग 200 सालों तक अपना गुलाम बनाकर रखा। तो ऐसी कंडीशन में जब हमारे ऊपर राजतंत्र का माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था चलाई जा रही थी, और जब हम आजाद हुए तो हमारे सामने एक समस्या खड़ी थी कि हम ऐसी कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था का चयन करें जिससे कि हमारी जनता, जो अभी तक 200 सालों तक तिरस्कृत थी, पर कहीं ना कहीं पृथकता को देख रही थी, कहीं ना कहीं भेदभाव, पक्षपात को देख रही थी, उसके अंदर संतुष्टि के भाव आए कि अब हमारा शासन व्यवस्था इस प्रकार से है कि हम विकास की ओर अग्रसित होंगे, हम अपनी पहचान बनाएंगे, हम अपने देश को संप्रभु और खुद को भी संप्रभु बनाएंगे, खास करके व्यक्तिगत मसलों को लेकर या फिर शैक्षणिक अधिकारों को लेकर। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प था, और वो था लोकतंत्र। लेकिन लोकतंत्र को स्थापित करना भी अपने आप में टेढ़ी खीर है, जिसके बारे में आप 12वीं कक्षा में पढ़ोगे। फिलहाल हमारा काम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र को प्रस्तावित करना है। तो लोकतंत्र प्रशासन की वह व्यवस्था होती है जो जनता के लिए और जनता के द्वारा शासित की जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि इसमें सर्वे सर्वा जनता होती है। कुल मिला के मैंने यहाँ पे 3 वर्ड बोले हैं, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। पहले तो लोकतंत्र। लोकतंत्र जो होता है जनता का तंत्र होता है, जनता की शासन व्यवस्था होती है, जिसमें जनता का जनता के लिए, जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए, ये तीनों ही बातें किसके लिए समर्पित है? जनता के लिए। तो जनता का कहने का मतलब ये पूरा प्रशासन ही किसका होता है? जनता का होता है। पूरी प्रशासनिक व्यवस्था किसकी होती है? जनता की होती है, जिसमें शासन करने के लिए जो उत्तरदायित्व करता है, जो प्रतिनिधि चुना जाता है, वो जनता के बीच से होता है, जनता ही उसे प्रस्तावित करती है। चयन प्रणाली भी जनता की होती है, यानी जनता ही उस प्रतिनिधित्व का चयन करता है,
और ये पूरा का पूरा चुनाव प्रक्रिया और प्रतिनिधि का चयन करना किसके हित के लिए होता है? जनता के हित के लिए होता है। तो कुल मिला जुलाकर हम सभी चीजों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। प्रशासन की वह व्यवस्था जो जनता के लिए, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासित किया जाता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। अब बारी आती है संविधान को जानने की। तो बात जब हम संविधान की करते हैं तो संविधान एक नियमों का समूह है जिसको मानने के लिए शासक और शासित वर्ग दोनों ही बाध्य होते हैं। शासक वर्ग कौन है? जो हम पर शासन कर रहे हैं, और शासित हम और आप सामान्य नागरिक हैं जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हैं, अपने अधिकारों को प्राप्त कर रहे हैं। तो संविधान को समझ लेना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सबसे बड़ी बात, पहला पॉइंट ये आता है कि संविधान क्यों, संविधान की आवश्यकता क्यों है? तो हम बार बार कहते हैं ना कि जिसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी भी आवश्यकता होती है, उसको परिपूर्ण करने के लिए हम उसका चयन करते हैं, उन चीजों का चयन करते हैं। तो अगर आप अपने परिवार को भी देख लो, आपके परिवार में मान लेते हैं कि 4 या 5 सदस्य हैं और 4-5 सदस्य नियमित रूप से अपनी दिनचर्या करे, सुख और सुविधा के साथ अपना जीवन यापन करे, तो उनके जीवन में कुछ नियम का होना अनिवार्य है। एक छोटी सी संस्था, एक छोटा सा समुदाय सही तरीके से व्यवस्थित होने के लिए नियमों को अपरिहार्य मानता है, नियमों को जरूरी मानता है। तो पूरे देश की बात अगर कर ले, पूरे देश में विकास कार्यक्रम चलाना है, योजना नीति चलानी है, प्रशासनिक व्यवस्था चलाना है, तो वहां पे नियमों का होना आवश्यक है। तो यहाँ पर कुछ कार्य संविधान के दिए गए हैं जिनकी आवश्यकता को परिपूर्ण करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता है। बिना संविधान के हम इन कार्यों का क्रियान्वयन नहीं कर सकते, हम इन चीजों की दावेदारी नहीं कर सकते। अब चूंकि देखिए, मैं यहाँ पर क्लियरिटी के साथ एक चीज बता देना चाह रही हूँ, ये टॉपिक अपने आप में बहुत लंबा है, ये चैप्टर अपने आप में बहुत लंबा है। तो आज मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोकतंत्र और संविधान के इंट्रो के बारे में पढ़ा है। इस चैप्टर में हम कई विशेष जानकारियां लेने वाले हैं, और कौन कौन सी जानकारियां लेने वाले हैं ये मैं आपको पहले से ही बता देना चाहती हूँ कि संविधान की आवश्यकता क्या है, संविधान के कार्य क्या है, संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया, संविधान सभा के सदस्यों का चयन कैसे किया गया, संविधान सभा कार्य कैसे करती थी, किस तरीके से निर्णय लिया जाता था कि संविधान के अंतर्गत किन किन प्रावधानों को, किन किन अनुच्छेदों को सम्मिलित किया जाएगा, उसकी प्रस्तावना, उसको सक्रियता कैसे प्रदान की गई, और लास्टली हमारे संविधान में किन किन क्षेत्रों से, किन किन देशों से कौन कौन से प्रावधान को अंगीकृत किया गया है, हमारे संविधान को हमारे प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा कब अंगीकृत किया गया, कब प्रचारित किया गया, कब लागू किया गया, ये सारी जानकारी आपको इसी चैप्टर के अंतर्गत मिलती है। और ये चैप्टर अपने आप में मील का पत्थर है, इंट्रो है, बेस है, फंडामेंटल है। इसको जाने बिना आप भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं जान सकते। और आगे के जो चैप्टर इस किताब के अंतर्गत के हैं, वो सारे चैप्टर संविधान के रिगार्डेड ही अगले टॉपिक्स को लेकर हैं, जैसे कि संविधान संस्थाओं के शक्ति का वर्गीकरण किस प्रकार से करता है, जिसमें आप कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के बारे में पढ़ोगे। और इसी के आगे के ये चैप्टर्स हैं। अगर आप अपने ऊपर प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करने के लिए जिन भी प्रतिनिधि का चयन करते हो, तो आपके देश में चुनाव की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं, वो टॉपिक आपकी किताब के चैप्टर के रूप में आपके सामने एक्सप्लोर किए जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर की, जो हमने आपको इंट्रो के तौर पर बताया है। आगे की क्लास सीधे 11वीं की कक्षा को लेकर पहले चैप्टर को पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस करेगी, रिप्रेजेंट करेगी, साथ में आपको बताएगी। और यहाँ पर मैं आपको सबसे अलग चीज बताने वाली हूँ, वो ये कि जब आप पॉलिटिक्स को लिख रहे हो, तो पॉलिटिक्स को लिखते समय क्या पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आने वाले टर्मोलॉजी को प्रदर्शित करना, शब्दों को प्रस्तावित करना, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का अपना एक वोकैबुलरी होता है। अगर आप उन शब्दों का प्रयोग करते हो, तो वो शब्द आपके उत्तर की क्वालिटी को इंप्रूव करने का काम करते हैं, एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस तरह की और भी जानकारियों के लिए बने रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इसी के साथ आपकी टीचर, मेंटोर तारा भारती। धन्यवाद।